नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र अगस्त 2018 की बात करेंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत संरचना की बात करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना। इन सभी पे हम अलग से क्लास कर चुके हैं, तो आप उनको देखना ना भूलें। बहुत ही ज़रूरी है आपके इस वर्ष की मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अलावा स्वजल स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आप अपने आंसर राइटिंग में इम्पॉर्टेंट अपडेट की तरह या केस स्टडी की तरह सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। तो हम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बात करेंगे, सहज बिजली योजना के बारे में बात करेंगे, सौभाग्य स्कीम के बारे में, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यातायात के क्षेत्र में बात करते हैं। हाईवेज़ के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें प्रमुख हैं। एक तो मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना और चोक पॉइंट्स को रिमूव करने की बात, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर के द्वारा भारतमाला परियोजना में की गई थी। दूसरी बात जो हमने यहाँ पर की है वो थी कि 2011 तक हम लगभग 12 किलोमीटर हर दिन की नेशनल हाईवे बनाते थे, जो कि अब 27 किलोमीटर प्रतिदिन की रेट से बन रही है। तो डेवलपमेंट जो है यातायात के क्षेत्र में, यातायात के मूलभूत संरचना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुआ है। इसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर है वो 32,000 करोड़ से लगभग 1.15 लाख करोड़ हो गया है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। जो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सिग्निफिकेंट तौर पे बढ़ गई है। जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 2,000 किलोमीटर तक का कनेक्टिविटी बनी है। सबसे लंबी रोड टनल बनाई गई है कश्मीर में। सबसे लंबा ब्रिज बनाया गया है दोला सदिया आपका आसाम के क्षेत्र में। दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक जम्मू कश्मीर में बनाया गया है और दूसरा उत्तर पूर्व में बनाया गया है। दोनों ही आपके सेंसिटिव और डिफ़िकल्ट टू डेवलप क्षेत्र माने जाते हैं। अगला है आपका ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल की जब हम बात करते हैं तो बायोफ्यूल्स इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 जो आई है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर हमने एक सेपरेट क्लास ली है, तो उसको मिस ना करें, बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से नागपुर आपका पहला शहर है जहाँ पर सारी बसेस 100% बायो इथेनॉल पे और 100% बायो सीएनजी पे रन करती हैं। जो बायो सीएनजी है वो सिवरेज वेस्ट के मीथेन के द्वारा उत्पादित होता है। इसी तरीके से हाईवेज़ पे अगर बात करें तो एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्रों का पता लगाने की बात की जा रही है। जो एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्र हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है। मोटर रोड अमेंडमेंट बिल की बात की जा रही है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून आएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने और सर्टिफिकेशन के रूल्स और कड़क हो जाएंगे और रोड पेनल्टीज़ बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से सागरमाला परियोजना है जो आपके तटीय क्षेत्र के विकास के लिए है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से नेशनल हाईवेज़ पे डेवलपमेंट होना चाहिए और जितने भी हाईवेज़ पे अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स है उनको हटाया जाएगा, या तो ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज हाईवेज़ पे रेलवे लाइंस पे बनाए जाएंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट की हमने बात की, जिसमें मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में बनाया गया है। रोरो फेरी शुरू की गई है आपके गोगा दहेज एरिया में, जो कि भावनगर से सूरत को जोड़ेगा गुजरात के क्षेत्र में, और वहाँ पर समय भी कम लगेगा। इसी तरीके से ग्रीन हाईवे डिवीज़न की बात की जा रही है नेशनल हाईवे पे। भारतमाला के प्रमुख फीचर्स और इसके कैटेगरीज़ की हमने ऑलरेडी बात की है भारतमाला की क्लास में, तो वो आप अवश्य देखें, उसको मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे रंगराजन कमेटी 2001 में आई थी, उसने कहा था कि कितनी कॉस्ट या कितनी लागत आती है उस पर हम निर्धारित करते हैं कि मूलभूत संरचना कैसी है। बाद में राकेश मोहन कमेटी आई जिसने बोला कि रेलवे, पोर्ट, पार्क डेवलपमेंट, ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फिर एडा आया जिसने बोला कि टोल टैक्स, इनलैंड वाटरवेज, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, इरिगेशन, सिंचाई परियोजनाएं, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में का हिस्सा है। बाद में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पावर, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, इन सब के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम जो ज़मीनी यातायात या रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। लगभग 47 लाख किलोमीटर ऑफ रोड यहाँ पर है। उसका प्रमुख हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ता है। तो अगर इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन या मजबूत किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन स्कीम चालू की गई, जो कि रूरल और अर्बन क्षेत्र को जोड़ने की स्कीम है। रूरल और अर्बन क्षेत्र को जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार से के अवसर बढ़ते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती है, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो ये आर अर्बन मिशन जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आइडिया था, इसके द्वारा बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुए, थीमेटिक क्लस्टर्स बने।
इसी तरीके से ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो ऑल वेदर रोड की हम बात करते हैं, जिसमें हमेशा ही हैबिटेशंस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी और सभी क्षेत्रों को 2019 तक रूरल रोड्स बनाने की बात की जा रही है। संचार के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया और भारत नेट दो प्रमुख स्कीम है। भारत नेट ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी की बात करता है, जबकि डिजिटल इंडिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेश की बात करता है और किस तरीके से ज़्यादा लोगों में डिजिटल साक्षरता पहुंचाई जाए उसके बारे में चर्चा करता है। रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रोजेक्ट के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उत्पादन की बात की जा रही है, जो कुसुम स्कीम के अंडर में हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा सौर ऊर्जा जनरेट होगी वो किसान डिस्कॉम को बेच सकता है और एक्स्ट्रा पैसा या मुनाफा कमा सकता है। इसी तरीके से नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम की बात की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 1.3 मिलियन हैबिटेशंस को स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वजल स्कीम की बात की जा रही है, जिसमें 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को हिस्सा बनाया गया है। किसानों को ई नाम से जोड़ने की बात की जा रही है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट भी कहते हैं। तो पूरे देश में एक कॉमन कृषि मंडी होगी जहां पर किसान अपनी एक समान दर ले सकता है। तो इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, ज़्यादा सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जाएगा, टाइमली प्रोक्योरमेंट हो सकता है और ज़्यादा मार्केट जनरेशन मिल सकता है। तो चीज़ों को ज़्यादा स्मूथर बनाने के लिए ये एक प्रयास है। तो जैसा कि हमने बोला, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वैल्यू चेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ज़्यादा सामंजस्य पैदा हो सकता है, इसी तरीके से मार्केट लेड एक्सटेंशन बढ़ सकता है, और इसके जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या क्या कार्य हैं और उन्हें क्या क्या मुनाफा मिल सकता है उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो अगर आपका ई नाम या APMC पे क्वेश्चन आता है तो ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हैंडआउट्स में अवेलेबल रहेगी, तो आप यहाँ से की पॉइंट्स उसके लिए ले सकते हैं। अगला है आपका आवास योजना ग्रामीण। आवास योजना ग्रामीण में हम बोलते हैं 2022 तक सभी को आवास मिलेगा, और इसमें 6 लाख तक की जो थी उसमें आपको 6.5% की सब्सिडी थी, और 9 लाख और 12 लाख के लोन पर 4% और 3% का लोन दिया जाएगा, का इंटरेस्ट या ब्याज लिया जाएगा। लगभग 3.5 वर्षों में 1 करोड़ ग्रामीण घर बन चुके हैं। घर का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उस हिसाब से आपके खाते में पैसा आता जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम यहाँ पर आई, जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थी, ज़्यादा टाइमली पेमेंट होता था और सीधे व्यक्ति के खाते में पैसा जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है आवास स्कीम के तहत। अब आवास की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ पक्के मकान बनाने से नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई सारी सुविधाएँ जैसे बिजली, LPG कनेक्शन, सैनिटरी सुविधाएँ, इन सभी सुविधाओं को जोड़ के रखने की बात है। तो यहाँ पर हमने बोला कि क्वालिटी मेंटेनेंस और इसका इम्प्लीमेंटेशन आवास सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, उसमें जो जनरल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें 60-40 का रेशो रहेगा, 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें 90-10 और यूनियन टेरिटरीज़ में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, और जो स्पेशल हिल्स स्टेट है वहाँ पर 90-10 का कंट्रीब्यूशन रहेगा, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देगी। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कितना है, रोजगार को कैसे हटाया जाए, उस पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो उसमें एक लिंटोइफ इन्वर्स मैट्रिक्स आता है, जिसको मल्टीप्लायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसके द्वारा ये निकाला जाता है कि किन क्षेत्रों में रोजगार कितना है और रोजगार को किन किन क्षेत्रों में अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के बेस पे हम उसकी एनालिसिस करते हैं। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कल जो आयुष्मान भारत की क्लास है उसमें हम इसको पे डिटेल में या विस्तार में चर्चा करेंगे। आयुष्मान भारत जो है एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता है, जैसे कनाडा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है, शुरुआती तौर पे 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को या गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें 50 करोड़ जनसंख्या समावित होगी। बाद में धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया जाएगा।
शुरुआती तौर पे लगभग 60,000 बेड डेज़ की बात की गई है। टारगेट इनका 2 लाख बेड डेज़ था और अभी सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स जुड़े हैं, धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जुड़ने की उम्मीद है। तो अब अगर हम हेल्थ केयर में देखें तो सबसे छोटी यूनिट होती है आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर, जहाँ पर विलेज कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर ज़रूरी है। 4 प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट मिलकर आपका एक CHC बनाते हैं, जिसको कम्युनिटी हेल्थ केयर बोलते हैं, जहाँ पर आपके ऑब्स्टेट्रिक्स और स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं। और उसके ऊपर होता है आपका FRU, जिसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है, और वहाँ पर आपकी इमरजेंसी की सुविधाएं भी उत्पन्न होती हैं और 24/7 वो चालू रहता है। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पर वो होता है। तो बेड डेज को बढ़ाने की बात की जा रही है। नए सुपर स्पेशलिटी एम्स लाए गए हैं। 2017 में 2 नए एम्स स्थापित करने की बात की गई है, एक गुजरात में, एक झारखंड में। इसी तरीके से इन सब में कई सारे चैलेंज हैं। चैलेंज तो सबसे पहले ये है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर स्पेशलिस्ट बहुत कम है, बहुत कम स्पेशलिस्ट वहाँ जाना पसंद करते हैं। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की रिकमेंडेशन आई है जिसमें ये कहा गया है कि कंपलसरी डॉक्टर्स को 1 साल के लिए ट्रेनिंग के तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना होगा। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो सरकारी बजट में ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतरीन बनाने के लिए आयुष्मान भारत एक इम्पॉर्टेंट प्रयास हो सकता है। तो इसमें हमने क्या बात की, इसमें हमने पब्लिक फंडेड हेल्थ केयर इंश्योरेंस की बात की, यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज की बात की। ये सभी प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स या PHCs को एक साथ लाने की कोशिश है। सिस्टम को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। कैशलेस, पेपरलेस, ऑन पॉइंट, एट पॉइंट सर्विस की बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी रहेगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो रोज़गार के अवसर भी मेडिकल क्षेत्र में बढ़ेंगे या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ेंगे। सभी प्रकार की फैमिलीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। मुख्यतः जो वयस्क लोग हैं या जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो बालिकाएं हैं उन पे प्रमुख फोकस रहेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या हेल्थ केयर की बात की जाएगी। इसी तरह से स्वच्छ जल की जब हम बात करते हैं तो स्वजल स्कीम आता है। स्वजल स्कीम पे हमने ऑलरेडी चर्चा की, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पहुँचाने की बात की जा रही है। लगभग 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को इसका हिस्सा बनाया गया है। स्टेट लेवल पे सैनिटेशन की बात की जा रही है, उसमें ग्राम पंचायत और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस की बात की जा रही है, और किस तरीके से उसके अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाएंगे, पब्लिक फंडेड होंगे और लगभग 15 दिन में फंड्स रिसीव होंगे ग्राम पंचायत को, और वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं स्कीम्स में, और स्कीम्स में अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। अगला है किस तरीके से भारत का युवा चेंज ला सकता है। तो भारत के युवा की अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर विश्व की सबसे ज़्यादा युवा शक्ति मौजूद है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो निश्चित तौर पे हमारा स्ट्रांग है। ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड होने के कारण क्या हो रहा है कि हम ग्रोथ के ज़्यादा अवसर ढूंढ सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अवसर ला सकते हैं, और इकोनॉमी या अर्थशास्त्र जो हमारा अर्थतंत्र है उसको ज़्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं। तो अगर हम भारत के युवा की बात करें तो रैपिड जो बात की गई है, जिसमें हमने बोला है रेवेन्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबेटी, इंफॉर्मेशन और डिजिटलाइजेशन, जो कि आपके एथिक्स का भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पेपर 4 का, उस पर फोकस किया गया है। GST के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम की बात की गई है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात की गई है। स्वच्छ वातावरण और प्रदूषण मुक्त वातावरण की बात की गई है। तो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से लगभग 4300 शहरों में एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा। जो वायु प्रदूषण होता है वो मुख्यतः किस तरीके से हार्ट्स को नुकसान पहुंचाता है, अस्थमा करता है, कैटरेक्ट करता है, उन सब चीज़ों को चेक करने की बात की जा रही है। शिक्षा के केस में मलाला का एग्जाम्पल दिए बिना हम इसकी शुरुआत नहीं कर सकते। तो मलाला जो थी वो शिक्षा फैलाने की जब बात कर रही थी तो तालिबान से उन पर अटैक हुआ था, और बाद में उन्होंने अपने उद्देश्य पे वो अड़ी रहीं और उस पर कार्यरत रहीं। भारत में हम अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका पेनिट्रेशन बढ़ाना होगा। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी अपने आप चीज़ें ज़्यादा स्ट्रांग होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमें एक ऐसी युवा शक्ति बनानी है जिसकी मांसपेशियाँ जो हैं वो लोहे की हों और जिनकी नसें जो हैं वो स्टील की हों। तो इतनी मजबूत युवा शक्ति बनाने की हम बात करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी इश्यूज़ हैं जहाँ पर हम कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड की बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, इस पर कई बार आपका डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में सवाल बन सकता है, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड। तो उसमें हम ग्रामीण सड़क योजना की बात करेंगे, हम बिजली की बात करेंगे, हम हाउसिंग की बात करेंगे, आवास योजना की बात करेंगे, और उनके जो जो डेवलपमेंट्स और जो जो
स्टैटिस्टिक्स हमें पता है वो डालने की कोशिश करेंगे। जैसे ग्रामीण सड़क योजना की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, एग्जीक्यूशन कठिनाई है, लैंड को लेना एक कठिनाई है, किस तरीके से ऑल वेदर रोड बनाया जाए, टाइमली कंस्ट्रक्शन किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बनाई जाए। बिजली के क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय सहज बिजली योजना की अगर हम बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की बात करती है, और जो सौभाग्य योजना है सहज बिजली हर घर, वो ग्रामीण क्षेत्रों तक तो बिजली पहुंच गई पर वहां तक पहुंचने के बाद भी हर घर तक बिजली पहुंचे उसको चेक करने के लिए है, तो उसको हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो दोनों ही स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्य उद्देश्य ये है स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे, प्रीपेड पोस्टपेड मीटर्स लगाए जाएंगे, सिंगल पॉइंट मॉनिटरिंग की जाएगी, एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जाएंगे सौभाग्य स्कीम के अंदर में। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुए। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख चीज़ें आपकी कुरुक्षेत्र में थी वो थी 10 आइकॉनिक प्लेसेस का अवार्ड जिनको मिला है। तो उसमें आपका पहला तो आता है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, हर में 10-10 जगह चुनी गई हैं। तो ये हमने मैप लोकेशन की क्लास में अलग से डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बात करते हैं कि सिक्किम में को किस तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया है। पंचायती राज ब्लॉक ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार और पंजाब में आपका नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम चालू किया गया है। और इस साल 2018-19 के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीफ क्रॉप्स की बढ़ाई गई है, और कितनी कितनी किस फसल के लिए बढ़ाई गई है उसकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आप हैंडआउट्स में देख सकते हैं। तो ये आपका कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण समरी थी जो आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसा कि हमने कहा कई सारी चीज़ें आप अपनी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित कर सकते हैं। हम योजना की समरी जल्दी ही लेके आएंगे और आयुष्मान भारत की क्लास में हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे विस्तार से, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। तो चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।